अगर बच्चा गिर गया था या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया हुआ है या किसी भी वजह से नाक की हड्डी टेढ़ी हो गई है, जब आप नाक देखते हैं तो आपको महसूस होता है कि नाक टेढ़ा हो गया हुआ है, नाक की हड्डी टूट गई है, तो प्लीज़ डोंट इग्नोर दिस कंडीशन. दिस पेशेंट शुड बी मैनेज, शुड बी डायग्नोज प्रॉपरली. My name is डॉक्टर तारिक अली शेख एज ENT हेड एंड नेक सर्जन. अक्सर देखा गया है कि वो बच्चे इमरजेंसी में OPD में आते हैं जिनको किसी भी वजह से नाक की हड्डी टेढ़ी हो गई थी, नाक की हड्डी टूट गई थी. तो ये चाहे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जो मोस्टली काजेज़ होते हैं, 85-90% चांसेस होते हैं, या बाद औक़ात लड़ाई हो जाती है और लड़ाई की वजह से नाक में फिस्ट लग जाता है और जो है ना नाक की हड्डी टूट जाती है, या बच्चे बाद औक़ात गिर जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं, उसकी वजह से नाक की हड्डी टूट गई थी, या बाद औक़ात पेशेंट किसी भी फॉल फ्राम रूफ, छत से कहीं गिर गए थे उसकी वजह से हो. तो ये मुख्तलिफ फैक्टर्स होते रहते हैं इवन प्लेइंग के दौरान, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे बैडमिंटन हो, चाहे वो स्क्वाश हो. तो नाक में जैसे बाल लग गया था, नाक से ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो गई, नाक की हड्डी साथ में टेढ़ी हो गई. तो इसको किस तरह मैनेज किया जाए? तो उसमें अक्सर देखा गया है जो ब्लीडिंग है हम कहते हैं इमीडिएटली उसको मैनेज किया जाए. पेशेंट जो आते हैं उसको हम कहते हैं कि रीएश्योरेंस करें, काउंसलिंग करें, कोई खतरे की बात नहीं, टेक इट ईजी. जो ब्लीडिंग है हम उसको कहते हैं कि डीकंजेशन स्प्रे लें और नाक को अच्छी तरीके से पिंच करके रखें 5 मिनट के लिए. फिर हम स्प्रे इस्तेमाल करवाते हैं, फिर हम 5 मिनट के लिए स्प्रे इस्तेमाल करके फिर हम पिंच करा लेते हैं. तो ये 3-4 दफ़ा कर लेते हैं. उसमें 80-90% चांसेस होते हैं कि ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है. इन एडिशन कोल्ड स्पंजिंग हम करवा लेते हैं, गार्गल्स वगैरह करा लेते हैं, हो सकते है तो हम थोड़ी सी ठंडी चीज़ वगैरह खिला देते हैं, तो बिल्कुल ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है. अच्छा, जहाँ तक नाक की हड्डी का टेढ़ापन है, बच्चों में भी हो सकता है, बड़ों में भी हो सकता है. जो बड़े होते हैं ये होता है कि आप इमीडिएटली जो है ना ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, चीज़ें सेटल हो जाती हैं, तो आप मैन्युअली उसको करेक्ट कर सकते हैं. करेक्ट करके नाक को आप अच्छे तरीके से POP लगा दें, प्लास्टर वगैरह लगा दें. वो हम प्लास्टर 1 हफ्ते के बाद निकाल देते हैं, साथ में एंटीबायोटिक देते हैं, एंटीहिस्टामिन देते हैं, डीकंजेशन देते हैं, स्प्रे वगैरह दिया जाता है, जिससे बिल्कुल पेशेंट ठीक हो जाता है. अच्छा, जो बच्चे होते हैं क्योंकि वो आपको इमीडिएटली लोकल में नहीं करने देते कि नाक की हड्डी जो फ्रैक्चर्ड हुई है, टूटी हुई है, उसको रिफ्रैक्चर करके अलाइनमेंट किया जाए, प्लास्टर लगाया जाए, बच्चे लोकल में नहीं करने देते. तो ऐसे बच्चों को फिर हम GMA करते हैं, बेहोश करके किया जाता है, फिर उसी तरह उसको प्लास्टर किया जाता है, प्लास्टर 1 हफ्ते के बाद निकाल दें तो नाक की हड्डी बिल्कुल ठीक हो जाती है. अच्छा, बाद पेशेंट वो भी होते हैं जिनको हम वो इमीडिएटली नहीं दिखाते हैं, 2 दिन 3 दिन के बाद दिखाते हैं, जब उनकी नाक एक साइड से बंद हुई या दोनों साइड से बंद स्टार्ट हो गई, वो उनको सांस लेने में दिक्कत आना शुरू हो जाती है. कुछ पेशेंट 5-6 दिन के बाद आ जाते हैं, उनको बुखार शुरू हो जाता है, 102, 103, 104, सर्दी लगती है, कपकपी हो जाती है, आँखों के दरमियान सोजन, सर में शदीद किस्म का दर्द महसूस होता रहता है. अच्छा, इसी पेशेंट की जब भी हम टिप एलिवेट करके देखते हैं तो वहाँ पे ग्रेप शेप टाइप सोइलिंग होती है नाक दोनों साइड पे. तो अगर ये 3 दिन से पहले होती है तो उसे हम कहते हैं सेप्टल हेमाटोमा. अच्छा, 3 दिन के बाद ही तो वहाँ पे एब्सेस जमा हो जाती है, जिसे हम कहते हैं सेप्टल एब्सेस. तो क्योंकि जितना डिले हो जाते हैं उतने कॉम्प्लिकेशन के चांसेस होते रहते हैं. तो ऐसे पेशेंट को इमीडिएट ट्रीटमेंट करना लाजमी है, वरना यही इन्फेक्शन जो नाक और झिल्ली के दरमियान खून जमा हो गया था, जिसे हम सेप्टल हेमाटोमा कहते हैं, वो 3 दिन के बाद एब्सेस में मज़ीद डिले किया जाता है, तो चांसेस होते हैं ये इन्फेक्शन दिमाग तक ना चला जाए, जिससे पेशेंट को झटके आना शुरू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बुखार हो जाता है, आँखें जो है ना ऊपर नीचे दाएं बाएं देखने में प्रॉब्लम हो जाता है, धुंधलापन महसूस होता रहता है, आँखें बाज़ औक़ात बाहर निकली महसूस होती रहती हैं, क्योंकि दिस लीडिंग टू दी ब्रेन कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस. तो ऐसे पेशेंट को फिर इमीडिएटली मैनेज करना इट्स अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट. चाहे वो सेप्टल हेमाटोमा है या एब्सेस है, तो ऐसे पेशेंट को फिर हम इंसिजन ड्रेन कर लेते हैं. जो भी ब्लड जमा हुई है, जो भी एब्सेस जमा हुई उसको ड्रेन कर लेते हैं, साथ में प्लेटें डाल देते हैं, जिसे हम स्प्लिंट कहते हैं, और पैक किया जाता है. तो पैक हम 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद निकाल देते हैं
और जो हम प्लेटें रख लेते हैं जिसमें स्प्लिंट कहते हैं, वो हफ्ते के बाद वो हम निकाल देते हैं, तो वो सेप्टल एब्सेस हो चाहे सेप्टल हेमाटोमा हो, वो बिल्कुल सेटल हो जाता है, वो पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल लाइफ में आ जाता है। तो टेक होम मैसेज ये कि अगर बिलफर्ज किसी भी इंसिडेंट की वजह से नेज़ल ट्रामा हुआ है, फ्रैक्चर हुआ है, ब्लीडिंग आई हुई है, तो ब्लीडिंग को आप स्टॉप करें, होम रेमेडी जो मैंने आपको बताई, और नियर बाय ENT कंसल्टेंट को दिखा दें, जैसे पेशेंट इमीडिएटली मैनेज हो, इमीडिएटली डायग्नोस हो, इमीडिएटली सारी चीज़ें रिकवरी की तरफ हो, और ये तमाम कॉम्प्लिकेशन से परहेज़ किया जाए। थैंक यू सो